नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगला पार्ट। पिछले पार्ट में हमने 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था। आज हम 61वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था। HRA का गठन पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जनवरी 1924 में हुआ था। ऑप्शन बी मार्च 1924 में हुआ था। ऑप्शन सी जून 1924 में हुआ था। या फिर ऑप्शन डी अक्टूबर 1924 में हुआ था। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA था, इसका गठन हुआ था अक्टूबर 1924 ईस्वी में। अक्टूबर 1924 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट दिया गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जिसे संक्षेप में HRA भी कहा जाता है, भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्तर भारत की एक प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी थी। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले HRA एक क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसका गठन हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से सन 1924 में, कब, सन 1924 में, अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिन सन्याल के द्वारा कानपुर में की गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी। ऑप्शन ए 8 नवंबर 1928 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन बी 10 जनवरी 1927 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन सी 20 अगस्त 1928 ईस्वी को की गई थी। या फिर ऑप्शन डी 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। तो जो साइमन कमीशन की नियुक्ति थी यह की गई थी 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका भी कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि जो साइमन कमीशन था ब्रिटिश सरकार द्वारा किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। जो भारत में संवैधानिक सुधार थे उसका अध्ययन करने के लिए इसकी स्थापना या इसका गठन या इसकी नियुक्ति की गई थी। इसे भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो साइमन कमीशन था इसे भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। इसकी अध्यक्षता जो थी सर जॉन साइमन ने की थी, इसलिए इसे साइमन आयोग भी कहा जाता है। आयोग नवंबर 1927 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। कब? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। तो जो ब्रिटिश संसद थे उसके 7 सदस्य सिर्फ साइमन आयोग में थे, अर्थात 7 सदस्य ब्रिटिश थे। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार अधिनियम 1935 बना हुआ था। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम था यह साइमन कमीशन के आधार की रिपोर्ट के आधार पर ही बना हुआ था। तो आपको इस की पॉइंट को तो जरूर ध्यान देना है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का बना था यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही बना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। अब तक नियुक्ति की बात हो रही थी, अब पूछा कि भारत में कब इसका आगमन हुआ। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया। ऑप्शन बी 19 नवंबर 1927 ईस्वी को आया। ऑप्शन सी 10 अगस्त 1930 ईस्वी को आया। या फिर ऑप्शन डी 5 जनवरी 1928 ईस्वी को आया। तो साइमन कमीशन जो था वो भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया। कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ। तो जो नेहरू रिपोर्ट था वह कब प्रकाशित हुआ पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जनवरी 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन बी मार्च 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन सी अप्रैल 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। या फिर ऑप्शन डी अगस्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो जो नेहरू रिपोर्ट था यह अगस्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसके भी कि भारत को डोमिनियन मतलब औपनिवेशिक स्वशासन का दर्जा दिया जाना चाहिए था। जो ये आयोग था इसके द्वारा ही भारत को डोमिनियन औपनिवेशिक आयोग का दर्जा दिया जाना चाहिए था। केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार का एक संघीय स्वरूप होना चाहिए। अर्थात केंद्र में निहित विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियों के साथ साथ सरकार का एक संघीय मतलब संघरूप होना चाहिए। इसका भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप होना चाहिए। अर्थात जो भारत सरकार वह संसदीय के स्वरूप में होनी चाहिए। विधानमंडल द्विसदनीय हो चाहिए, अर्थात 2 सदन होने चाहिए विधानमंडल के। किसी भी समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होना चाहिए। अर्थात जो पृथक निर्वाचन मंडल होता है वो कोई भी समुदाय है उसके लिए नहीं होना चाहिए था। और हिंदी को भारत की राजभाषा बनाई जानी चाहिए। अर्थात हिंदी भारत की राजभाषा होनी चाहिए।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि बारदोली सत्याग्रह की घटना कब हुई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नवंबर 1927 ईस्वी में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी जनवरी 1928 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी जुलाई 1927 ईस्वी में। तो जो बारदोली सत्याग्रह की घटना हुई थी यह हुई थी अक्टूबर 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कब, 8 अक्टूबर 1928, कब, अक्टूबर 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1925 में जब गुजरात क्षेत्र बाढ़ और अकाल से पीड़ित था, 1925 की बात की जा रही है कि गुजरात क्षेत्र बाढ़ और अकाल से जब पीड़ित था और फसल उत्पादन कम था, तब ब्रिटिश सरकार द्वारा बारदोली तालुका में कर में वृद्धि प्रमुख मुद्दा था, जो सत्याग्रह का रूप ले लिया था। अर्थात इसका जो बारदोली सत्याग्रह का जो मेन रूप था यह था कर में वृद्धि करने का, जो कि 1928 ईस्वी में जिसने सत्याग्रह का रूप अपना लिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि लाहौर षड्यंत्र केस की घटना को कब अंजाम दिया गया। तो जो लाहौर षड्यंत्र घटना हुई थी इसको कब अंजाम दिया गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1928 ईस्वी को, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, ऑप्शन सी 9 अप्रैल 1930 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 10 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो जो लाहौर षड्यंत्र केस की घटना थी ये 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में घटी हुई थी। अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि यह भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास, किसकी, जो तत्कालीन वायसराय थे उनकी लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास था। जो लाहौर की घटना का अंजाम हुआ था उसका मेन रीजन यही था कि जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास था यही था। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने के दौरान वायसराय की गाड़ी में बम फेंका गया था। किसके, वायसराय की गाड़ी में। और किस लिए, जब कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी भारत की राजधानी, उसी के समय इसमें लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए थे और एक भारतीय सहायक की मौत हो गई थी। लॉर्ड हार्डिंग घायल हुए थे जिसमें एक भारतीय सहायक की मौत हो गई थी। इसका नेतृत्व रासबिहारी बोस और सचिन चंद्र सन्याल ने किया था। अर्थात जो ये बम वाली घटना हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, रासबिहारी बोस और सचिन नाथ सन्याल ने द्वारा थी। तो लाहौर जो घटना घटी थी इन्हीं के नेतृत्व में घटी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन ए दिसंबर 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिसंबर 1929 ईस्वी में, ऑप्शन सी जनवरी 1932 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी दिसंबर 1928 ईस्वी में। तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था वह दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि 31 दिसंबर 1929, क्या तारीख थी, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। उसमें जो पंजाब प्रांत की राजधानी थी वह लाहौर हुआ करती थी। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। तो जो यह अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। अर्थात इस अधिवेशन में कांग्रेस का जो मुख्य लक्ष्य था वह पूर्ण स्वराज था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन ए 9 नवंबर 1930 ईस्वी को की गई थी, ऑप्शन बी 2 जनवरी 1930 ईस्वी को की गई थी, ऑप्शन सी 4 जून 1931 ईस्वी को की गई थी, या फिर ऑप्शन डी 5 मई 1931 ईस्वी में की गई थी। तो जो स्वाधीनता दिवस थी इसकी घोषणा की गई थी 2 जनवरी 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 1930 ईस्वी। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि आज़ादी के बाद नए भारत का जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का भाषण दिया था। भारत के विभाजन के लिए नक्शा बनाने का जिम्मा अंग्रेज अफसर सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया था। रेडक्लिफ ने ही भारत के विभाजन के लिए जो नक्शा बनाया था उसमें पश्चिमी बंगाल के मालदा और नादिया जिलों को पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा बन गया है, उसका बताया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि नमक सत्याग्रह कब से कब तक संचालित हुआ था। जो नमक सत्याग्रह था यह कब से कब तक संचालित हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 12 अप्रैल 1931 ईस्वी से 8 नवंबर 1931 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 ईस्वी से
5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 12 मई 1931 ईस्वी से 8 नवंबर 1931 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन डी 20 अप्रैल 1931 ईस्वी से 8 नवंबर 1931 ईस्वी तक। तो जो नमक सत्याग्रह का संचालन हुआ था यह हुआ था 12 मार्च 1931 ईस्वी से 8 नवंबर 1931 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि इस आंदोलन का जो मकसद था ब्रिटिश नमक एकाधिकार और नमक पर लगाए गए कर का विरोध करना। दूसरा, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8 बजे खारे पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ 387 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू भी गांधी जी के साथ थी। जो नमक सत्याग्रह हुआ था इसमें सरोजिनी नायडू ने भी अहम भूमिका निभाया था, अर्थात वो गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय क्या था। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन घटना हुई थी इसका समय पूछा गया है, तो इसका समय क्या था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 8 मई 1928, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1929, ऑप्शन सी 9 नवंबर 1930, या फिर ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय था यह था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं इसका भी, कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि इसकी नींव ब्रिटिश नियमों की अवहेलना करने के सिद्धांत पर रखी गई थी। साबरमती में अपने आश्रम से गांधी जी ने गुजरात के समुद्री तटीय गांव दांडी तक अपनी प्रसिद्ध नमक यात्रा दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे थे और नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को उबालकर कानून की अवहेलना की थी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन था यही था कि ब्रिटिश नियमों की अवहेलना करना। इसी के दौरान इन्होंने दांडी मार्च की यात्रा की थी तथा समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया, अर्थात इनके कानून जो थी कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, उसकी अवहेलना करना इनका मुख्य लक्ष्य था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए 12 जनवरी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी 9 अप्रैल 1929 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 20 मई 1931 ईस्वी को। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था यह 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए 8 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन बी 8 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1928 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था यह हुआ था 8 मार्च 1931 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च 1931 ईस्वी में। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसके भी। मार्च सन 1931 का 8 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, इसे गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, अर्थात जो गांधी इरविन समझौता था इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। जो बात हुई थी, मेन बात यही थी कि हिंसा के जो आरोपी हैं उनको छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक जो बंदी है उनको रिहा कर दिया जाए। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए कि वो भारतीय खुद नमक बना सके। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, मतलब इसका अधिकार दिया जाए। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल कर दिया जाए, अर्थात जब आंदोलन हो था उसमें जितने भारतीय थे उन्होंने त्यागपत्र दिया था उसके पदों को तुरंत बहाल कर दिया जाए, अर्थात जो निरस्त हुआ था वह बहाल कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, ऑप्शन बी 10 जनवरी 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी 9 नवंबर 1930 ईस्वी को, ऑप्शन डी 8 मार्च 1932 ईस्वी को। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक पंचायत कब लागू हुआ था। तो सांप्रदायिक पंचायत कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1932 ईस्वी में, ऑप्शन सी 4 नवंबर 1940 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 8 अगस्त 1932 ईस्वी को। तो जो कम्युनल अवार्ड था या जिसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं यह लागू हुआ था 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है
कि 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। अर्थात जो सांप्रदायिक पंचायत था इसको किसने घोषित किया था? 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। इस निर्णय के तहत भारत में अलग अलग धार्मिक समुदाय के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए। अर्थात जो धार्मिक समुदाय थे उनके लिए अपना अलग अलग एक चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे। इसमें मुस्लिम, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, दलित वर्ग और बॉम्बे में कुछ सीटों पर मराठों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए। अर्थात इनके लोग के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। इस निर्णय को मैकडोनाल्ड पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा ही यह योजना बनाई गई थी, तो इसलिए इसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्णय में अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इसकी पॉइंट को भी आप थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि पूना पैक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए सितंबर 1932 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन बी दिसंबर 1932 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन सी अक्टूबर 1930 ईस्वी में लागू हुआ था। या फिर ऑप्शन डी जनवरी 1932 ईस्वी में लागू हुआ था। तो जो पूना पैक्ट था ये लागू हुआ था सितंबर 1932 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसका की पॉइंट दिया गया है कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अर्थात जो पूना पैक्ट हुआ था वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, जो क्रमशः निचली जाति के दलित और हिंदू नेताओं का प्रतिनिधित्व करते थे। स्वतंत्रता से पहले 1932 में कानून में दलित वर्गों को आरक्षण मिला था। इस समझौते ने भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे सामाजिक लोकतंत्र देकर दलित वर्गों को सशक्त बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 17 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी 9 नवंबर 1928 ईस्वी को हुआ था। या फिर ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1933 ईस्वी को हुआ था। तो जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था यह हुआ था 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए मार्च 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी अप्रैल 1933 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी जून 1933 ईस्वी में हुआ था। या फिर ऑप्शन डी मई 1934 ईस्वी में हुआ था। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसका गठन हुआ था मई 1934 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1934 ईस्वी में। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट दिया गया है कि जेपी नारायण ने 17 मई 1934 को, कब? 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई थी जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। वे एक गांधीवादी समाजवादी थे और नारायण पार्टी के महासचिव भी बने। जेपी नारायण थे वो इस पार्टी के महासचिव भी बने और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 अप्रैल 1940 ईस्वी को। ऑप्शन बी 1 मई 1939 ईस्वी को। ऑप्शन सी 5 अप्रैल 1939 ईस्वी को। या फिर ऑप्शन डी 8 सितंबर 1938 ईस्वी को। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन हुआ था यह हुआ था 1 मई 1939 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट भी इसके देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 1939 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की। इस दल के महासचिव देवव्रत विश्वास थे। अर्थात जो फॉरवर्ड ब्लॉक की थी इसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी और जिसके महासचिव देवव्रत विश्वास थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मुक्ति दिवस कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। ऑप्शन सी 10 जनवरी 1933 ईस्वी में। या फिर ऑप्शन डी 21 अक्टूबर 1940 ईस्वी में। तो जो मुक्ति दिवस लागू हुआ था यह लागू हुआ था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं इसके भी। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे पर राहत के प्रतीक के रूप में मनाया गया। उन्होंने भारतीयों से उचित परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के वायसराय के फैसले का विरोध करते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पाकिस्तान की मांग कब की गई? ऑप्शन ए 23 मार्च 1939 ईस्वी में की गई।
ऑप्शन बी 20 अगस्त 1938 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन सी 8 अप्रैल 1937 ईस्वी में की गई, या ऑप्शन डी 24 मार्च 1940 ईस्वी में की गई थी। जो पाकिस्तान की मांग थी यह 24 मार्च 1940 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, में की गई थी। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने की थी। मुस्लिम लीग ने 22 से 24 मार्च 1940 को, कब मुस्लिम लीग ने 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में अपने आम सत्र में पाकिस्तान की मांग को लेकर एक औपचारिक बयान दिया था। इस बयान को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता था। अर्थात जो पाकिस्तान की मांग थी इसे लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता था। इस प्रस्ताव में भारत के मुसलमानों के लिए अलग मातृभूमि की मांग की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगस्त प्रस्ताव कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1939 ईस्वी को, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1940 ईस्वी को, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 9 नवंबर 1939 ईस्वी को। तो जो अगस्त प्रस्ताव था यह लागू हुआ था 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि अगस्त प्रस्ताव भारत के वायसराय लॉर्ड लिथुगो के 8 अगस्त 1940 को शिमला से जारी किया गया था। कहाँ से? 1940 को शिमला से जारी किया गया था। यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को समर्थन हासिल करने के लिए पेश किया गया था। अर्थात जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसमें भारतीयों को समर्थन हासिल करने के लिए ही अगस्त प्रस्ताव लागू किया गया था या पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के बारे में कुछ खास बातें क्या थी, चलिए देख लेते हैं। इस प्रस्ताव में युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का आश्वासन दिया गया था। इस प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारी परिषद में ज़्यादातर भारतीयों को शामिल करने का भी प्रावधान था। इस प्रस्ताव में युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाने का प्रावधान था जिसमें ज़्यादातर भारतीय होंगे और वे ही संविधान बनाएंगे। अगस्त प्रस्ताव के बाद ये बातें की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब भारत आया। अर्थात क्रिप्स मिशन का गठन या प्रस्ताव कब भारत लाया गया था। ऑप्शन ए अप्रैल 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी मई 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी मार्च 1942 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी जून 1940 ईस्वी में। तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था ये मार्च 1942 ईस्वी में, कब? मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया। चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसके की पॉइंट क्या दिए गए हैं कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा और भारत किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। क्रिप्स प्रस्ताव में ये बातें की गई थी। भारत अपनी इच्छा के अनुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद भी कर सकते हैं। अर्थात उसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ रहना है या नहीं रहना है यह निर्णय भारत खुद कर सकता है। युद्ध के उपरांत प्रभुत्व स्थिति वाला भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, मतलब अपनी ही प्रभुत्वता वाली भारत की स्थापना खुद की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लागू हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 9 जनवरी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 1941 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1942 ईस्वी में। तो जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था यह लागू किया गया 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि इस प्रस्ताव में भारत से ब्रिटिश शासन को तत्काल खत्म करने की मांग की गई थी। अर्थात भारत से जो ब्रिटिश शासन था उसको तत्काल खत्म करने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अगर ब्रिटिश सरकार मांगे नहीं मानी तो बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 25 जून 1945 ईस्वी में, ऑप्शन बी 4 सितंबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1945 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 5 अप्रैल 1947 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 इसका राइट आंसर शिमला सम्मेलन कब हुआ था। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन हुआ था। चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के लगभग 6 महीने बाद 2 जुलाई 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। यह समझौता हिमाचल की राजधानी शिमला में हुआ था, इसीलिए इसे शिमला समझौता भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि नौसेना का विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी
10 फरवरी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी 4 अगस्त 1946 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 18 अगस्त 1946 ईस्वी में। तो नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? नौसेना का विद्रोह हुआ था नौसेना का विद्रोह हुआ था 9 फरवरी 1946 ईस्वी में, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 18 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना का विद्रोह हुआ था। चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बॉम्बे में सिग्नल स्कूल के तकरीबन 1100 भारतीय नाविकों या HMIS तलवार के जहाज़ों द्वारा और रॉयल इंडियन नेवी के भूख हड़ताल की घोषणा की, जो कि नौसेना में भारतीयों की स्थिति और उनके साथ व्यवहार से प्रभावित था। अर्थात नौसेना विद्रोह यही था कि जो नौसेना में भारतीयों की जो स्थिति थी और उनका जो साथ जो व्यवहार किया जाता था वो अलग तरीके से किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? अर्थात प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 5 अप्रैल 1947 ईस्वी को, ऑप्शन बी 15 मार्च 1946 ईस्वी को, ऑप्शन सी 2 अप्रैल 1946 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। तो जो प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की थी या की थी 15 मार्च 1946 ईस्वी में। चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ऐलान किया था कि ब्रिटेन 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। इस घोषणा के साथ ही इन्होंने यह भी ऐलान किया था कि लॉर्ड वेवर की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? ऑप्शन ए 24 मार्च 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी 24 मार्च 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी 20 मार्च 1946 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 20 अप्रैल 1945 ईस्वी में। तो भारत में जो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था वह 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। चलिए भी इसके भी कुछ की पॉइंट को देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेवर द्वारा दिया गया एक वक्तव्य था, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के बीच सहमति न बन पाने के मद्देनजर भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव शामिल थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के पास मौजूद शक्तियों को भारतीय सरकार को हस्तांतरित करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1945 ईस्वी को, ऑप्शन बी 16 सितंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1945 ईस्वी को। तो जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था यह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड चलिए इसके भी की पॉइंट की देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने जुलाई 1946 में अपना समझौता वापस ले लिया था और उस समय बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। इस दिन कलकत्ता में भी भारी दंगे हुए थे। इन दंगों को महान कलकत्ता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस दंगों में 5000 से 10,000 लोग मारे गए थे और लगभग 15,000 लोग घायल हुए थे। इस घटनाओं ने भारत के आखिरी विभाजन के बीज बोए थे। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये इस सीरीज का आखिरी भी क्वेश्चन है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न दिया गया है कि भारत में अंतिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 2 सितंबर 1946 ईस्वी को की गई थी, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन सी 2 नवंबर 1945 ईस्वी को की गई थी, या फिर ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1945 ईस्वी को की गई थी। तो जो भारत में अंतिम सरकार की स्थापना की गई थी 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट को देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि वायसराय लॉर्ड वेवर ने रेडियो पर अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी। जो भारत में अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी यह वायसराय लॉर्ड वेवर के द्वारा रेडियो पर की गई थी। अंतिम सरकार का गठन भारत के नवनिर्वाचित संविधान सभा ने किया था। इसका मकसद ब्रिटिश भारत को आज़ादी दिलाने में मदद करना था। चलिए धन्यवाद। ये तो आपका आखिरी क्वेश्चन था। आप जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।